बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अमरीका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करें जब तक वहाँ पर मौजूद ख़वातीन को बराबरी के हकूक़ नहीं दिए जाते। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद पहली मरतबा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कांग्रेस से खिताब करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है और हमारा तावन भी किया है माबैन अफगान तालिबान और अमरीका के, लेकिन पाकिस्तान की बहुत सारी बातें जो है हमारे मफादात के खिलाफ भी रही हैं। मुस्तकबिल में ये बातें जो हैं उनको देख कर फैसला किया जाएगा कि हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात किस तरह से रखने हैं। दूसरी जानब पर अक़वाम मुत्तहिदा की डोनर कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के लिए $1 अरब जमा करने की भी बात की गई है और अफगान शहरियों की हंगामी बुनियादियों पर माली इमदाद करने की भी बात की गई है। सदर आरिफ अलवी ने दौरान खिताब ये बात कही है कि कश्मीर अगर इशू की बात की जाती है तो ये क्रेडिट इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों को जाता है कि जिस तरह से उन्होंने दुनिया के सामने भारत के चेहरे को बेनकाब किया है और उसके मकरूह चेहरे को सबके सामने लेकर आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ को सराहते हुए उनका यह कहना था कि इमरान खान साहब ने इस बात पर भी जोर डाला है कि अगर हम खित्ते में अमन चाहते हैं तो हमें अफगानिस्तान के अंदर भी अमन को बरकरार रखना होगा और कोशिश करनी होगी कि वहाँ पर जो मसाइल के हल हैं वो जंग से नहीं बल्कि सियासी तौर पर हल किए जाएँ। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर दुश्मन ममालिक कुव्वतें जो हैं वो फ़िरका वराना जंग को हवा देती हुई नज़र आ रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज पैनल में हमें ज्वाइन करेंगे जर्नलिस्ट मौजूद होंगे फ़याज़ वड़ाई साहब, मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली खान साहब और टेलीफोन लाइन पर ही हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हारून रशीद साहब। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया है कि पाकिस्तान का एक अहम किरदार रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन, अब पाकिस्तान की हुकूमत को ये चाहिए कि जब तक अफगान तालिबान जो हैं वो ख़वातीन को बराबरी के हकूक़ देते हुए नज़र नहीं आते हैं और उनकी शराइत पर अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आते हैं, तब तक पाकिस्तान की हुकूमत को अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? तो पाकिस्तान ने तस्लीम किया ही नहीं है। पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर तस्लीम करना चाहता है। दूसरी बात यह है जी कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात देखे या अमरीका के मफादात देखे। जी अमरीका ने तो 20 साल कोशिश करके देख ली और कोई 1 लाख के करीब लोगों को कत्ल कर डाला और अपने एक पूरी फसल उगा दी अपने कारिंदों की, लेकिन हुआ तो उससे कुछ नहीं, क्योंकि एक तारीखी उसूल है कि अक़लियत तादेर अक्सरियत हुकूमत नहीं करती। जी तो वो जाहिर है पाकिस्तान तो ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया को साथ लेके चले, मगर क्या अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि आधे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और 90% लोग गरीब हैं, तो क्या ना भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाए। जी बिल्कुल। और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान जो है वो $1 अरब की इमदाद भी मांगी गई है कि वहाँ से लोगों को जो अद्वियात तो रहने के लिए घर भी प्रोवाइड करने होंगे अफगानिस्तान में जो करंट सिचुएशन बनी हुई है। तो घर तो बात की बात है, घर कौन प्रोवाइड करेगा जी? खैमे लगाए जा सकते हैं, उन्हें खाने के लिए चाहिए। 50% लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जी हारून रशीद साहब, अगर हम बात करते हैं अमेरिका के किरदार के हवाले से, तो जब हमने देखा कि अमेरिकी अफवाज का वहाँ से इनखला हो रहा होता है तो साथ ही स्टेटमेंट आ जाती है कि इस वक्त दाइश जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद है। दाइश को आप किस तरह से देखते हैं और बिलखुसूस अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट दी जा रही है दाइश को लेकर बारहा दफ़ा वो इस बात को कोट भी कर चुके हुए हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? दाइश से वो निमट लेंगे, जिन्होंने पूरे अमेरिकी फौज को निकाल दिया तो दाइश से निमटना उनके लिए क्या मुश्किल है। ये अब अमेरिकी अपनी खिफत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं, कभी कोई और जवाब तलाश करते हैं, कभी कहते हैं अफगान आर्मी हमने तो बड़ी अच्छी बनाई थी जी। मगर वो यकायक रेत की दीवार की तरह गिर पड़ी, वो अच्छी फौज थी। 2010 में जनरल कैनी ने अमरीकियों से साफ साफ कहा था कि फौज नहीं बन सकती अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान एक जदीद माशरा नहीं है, ये कबाइल का एक विफाक है। तारीखी अमल से एक कबायली माशरा एक जदीद माशरे में ढलता है जी। और $3 बिलियन सालाना से तो बिल्कुल ही नहीं बन सकती। 9 बिलियन सालाना चाहिए होंगे और फिर भी वो कौमी फौज नहीं बनेगी। इसमें अक्सरियत शुमाली ताज की थी। सारी मनसूबाबंदी नाकस थी। पहली बात ये हमले का फैसला ही गलत था। दूसरी बात ये सारी मनसूबाबंदी नाकस थी। जिन लोगों को उन्होंने पाला उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि लाखों डॉलर उनके घरों से निकले हैं
और सोना निकला है। जी बिल्कुल। $2 ट्रिलियन जो हैं वो पर अफगान तकसीम किए जाएं तो उनकी आमदन शायद कुवैत के बराबर हो जाए, जो दुनिया में फी का सियार आमदन के लिहाज से शायद सबसे बेहतर है या सबसे बेहतरीन में से एक है। जी तो हमाकतें अमेरिका की हैं, तो अपनी हमाकतों की कीमत हर कोई खुद अदा करता है। पाकिस्तान के उसकी प्राइस क्यों अदा करें? हमारे 60-70 हजार आदमी शहीद हो गए, बिल्कुल। हमारी इकोनॉमी को 100 से $150 बिलियन का नुकसान पहुंचा, जी। तो हम उनका बोझ किस खुशी में उठाएं? हारून रशीद साहब, मैं आपसे फिर दोबारा से इस हवाले से दोबारा से पूछना चाहूंगी, लेकिन पाशा साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। पाशा साहब, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, तो हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि दोहा में जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं तालिबान और अमेरिका की हुकूमत के माबैन, उसमें पाकिस्तान का कलीदी रोल रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान स्टिल अभी तक जो है वो एक कोशिश कर रहा है कि अगर हमने खित्ते में अमन को बरकरार रखना है तो हमें जंग बंदी की तरफ चलना पड़ेगा। और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसका हल जंग नहीं है, बल्कि वहाँ पर सियासी तौर के ऊपर अमन आना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए फ़ायज़ा, एक चीज़ बड़ी अहम है कि पिछले दिनों में ये चीज़ गर्दिश करती रही कि अफ़गानिस्तान का मसला जो है वो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, चीन, रूस, उससे उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। तो पाकिस्तान ही क्यों इस मामले में ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है? तो आपके चैनल की वसातत से मैं ये आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान बुनियादी तौर पे पश्तून अक्सरियत का मुल्क है जी। 56% या शायद 60% तक अफ़गानिस्तान की जो आबादी है वो पश्तून है, और पश्तून ही इस खित्ते में, जिसको अफ़गानिस्तान कहा जाता है, अमूमी तौर पे हुक्मरान रहे हैं जी। और अब तक जो मॉडर्न तारीख़ है अफ़गानिस्तान की, उसमें जिन 3 सुपर ताकतों के साथ जंगो जदल इन्होंने की है, जिसमें बरतानिया उज़्मा शामिल है, जिसमें सोवियत यूनियन शामिल है, जिसमें अमेरिका शामिल है, तो इन सब के साथ जंगो जदल में, आज़ादी की जंग लड़ने में, जिहाद करने में, आज़ादी को बरकरार रखने में सबसे ज़्यादा जिन्होंने कोशिश की, जंगो जदल किया, लड़ाई की, मुज़ाहमत की, मुकावमत की, तो वो पश्तून ही थे। अब सबसे ज़्यादा पश्तून जो हैं वो पाकिस्तान में ड्यूरेंट लाइन के इस तरफ बसते हैं, जबकि तुर्कमान, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा जात ये ईरान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में बसते हैं। तो उनकी तादाद थोड़ी है, और इसी हवाले से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो समझा जाता है। तो ये एक चीज़ कि पाकिस्तान ही को क्यों ज़्यादा इस मामले में ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पश्तून क्योंकि वहाँ पर हुक्मरान रहे हैं, पश्तूनों का वो मुल्क है, और इधर क्योंकि पश्तूनों की आबादी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान जो है ये अफ़गानिस्तान के मसले में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। इसके बाद आपने जो सवाल किया कि पाकिस्तान को ही क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि जो रूस के ख़िलाफ़, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन की जदोजहद थी, उसका मरकज़ और महवर जो है वो भी पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने जनरल ज़ियाउल हक़ के दौरे हुकूमत के अंदर अफ़गान मुजाहिदीन को यहाँ पर मुनज़्ज़म किया, उनको रोटी और गोली माज़े जंग तक फराहम करने की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की ISI ने निभाई। यही वजह है कि दुनिया इश्तराकियत को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार देती है। लेकिन पाशा साहब, सबसे सरप्राइजिंग बात ये रही है कि अमरीकी वजीर खारजा जहां पर पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और फिर साथ में ये भी बता रहे हैं कि हमारा एक ये टाइम तय पा चुका हुआ था, इसके बाद हमने मजीद अफगानिस्तान में जंग नहीं रखनी थी, लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में शो हो रही है, ये हम उसे पसंद नहीं करेंगे, हमारी फेवर में नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने मुफादात, अपने कौमी मुफादात को सामने रख के पॉलिसी बनानी है, और अब जो पाकिस्तान की पेनिट्रेशन है, अब देखें 20 साल जंग के अंदर जो पाकिस्तान की फतह की बात है वो ये है कि हिंदुस्तान का वहां से सफाया हो गया है, और ये हमारी भी बहुत बड़ी फतह है। 20 साल तक हमें जो ब्लीड किया है वो बुनियादी तौर पर TTP, दाइश, ये सब जो ग्रोह हैं, इनको किसकी सरपरस्ती हासिल रही है?
हिंदुस्तान की, अमेरिका की। जो पाकिस्तान के दुश्मन लोग थे उन्होंने इन ग्रोहों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को ब्लीड किया। अब तालिबान की वहां पर फतह के नतीजे के अंदर अमेरिका का वहां से सफाया, सॉरी, अमेरिका का भी सफाया हो गया और इंडिया का भी सफाया हो गया, और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के दुश्मन हिंदुस्तान का भी वहां से सफाया हो गया। और ये जो सरहदें हैं अब कोई 80-90% तक महफूज हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। वड़ाई साहब, अगर बात करते हैं अफगानिस्तान में इस हालिया सिचुएशन के हवाले से, तो यहाँ पर बहुत दफ़ा इस बात को रिपीट किया जा रहा है कि कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान का किरदार मुस्बत रहा है लेकिन उसकी बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारी फेवर की नहीं भी रही हैं। अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और बारहा दफ़ा जो साबिक उनके वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी ये बात कह चुके हैं, करंट वज़ीर ख़ारजा भी ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पर दाइश जो है हम उसको कभी भी आगे आने नहीं देंगे। ये दाइश की स्टोरी एकदम से जो स्टार्ट कर दी गई और एकदम से जो नई चीज़ों की डिमांड की जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? फायदा, इस वक्त अफगानिस्तान की जो आबादी है वो 4 करोड़ के करीब है और 4 अरब लोग दुनिया में परेशान है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जी देखिए, जब 9/11 का वाक़या हुआ तो अमेरिका बिल्कुल एक ज़ख्मी शेर, बल्कि शेर तो नहीं, मैं वो ज़ख्मी भेड़िए की तरह था। तो उसने सारे जो अपने थे ना नाखून वो उठा लिए कि अब अफगानिस्तान की खैर नहीं है, और उसने जो सिक्योरिटी काउंसिल थी वहाँ सब लोगों को इस बात पे आमादा कर लिया कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हुई है और दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि जो 9/11 का वाक़या था, अभी तक पाशा साहब मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि जितने भी टेक्निकल माहिरीन हैं और जो जिन्होंने साइंसी तौर पर सारी चीज़ों को देखा है वो अभी तक मुतफिक नहीं हुए कि इस वाक़े के मुहरकात क्या थे। बहुत सारे सवाल अभी भी उठाए जा रहे हैं। तो अमेरिका ने एक जो गलती की जी, उसमें जब 9/11 का वाक़या हुआ तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना, ज़ाहिर उस वक्त वन वर्ल्ड था और अमेरिका समझ रहा था कि वो एक आर्डर दे रहा पूरी दुनिया को, उसका मजाज ही और था, उसका शौक ही और था, जहन ही और था। तो उस वक्त अमेरिका ने अपनी जो उसके अंदर डटाई आई थी उसमें आकर एक ऐसा फैसला किया कि 20 साल बाद आज उस वाक़े का, उस रास्ते का नतीजा भुगत रहा है और आज उसका नतीजा वो रास्ता उसको उस तरफ ले गया जहाँ पसपाई है, और अमेरिका के जो अपने इत्तेहादी हैं वो भी कह रहे हैं कि जनाब आप बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। तो जहाँ तक अभी आपने दाइश की बात की थी, तो जो दोहा मुआहिदा हुआ तो उसमें ये तय पाया था तालिबान और अमेरिका के दरमियान कि वो दाइश और दूसरी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो उनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की राय साहब, ये आपका पॉइंट मेरे पास आ चुका है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा सरदार आसिफ अहमद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सरदार साहब, अगर हम बात करते हैं इस वक्त अगर देखा जाए आलमी दुनिया के अंदर जिस तरह से अफगानिस्तान के इशू को डिस्कस किया जा रहा है, बिलखुसूस अफगान तालिबान हुकूमत को लेकर जिस तरह से बातें की जा रही हैं, और अमरीकी वजीर खारजा जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने हमारी मदद ज़रूर की है लेकिन पाकिस्तान की कुछ बातें जो हैं या कुछ उनके जो रवैये हैं वो हमारे मफादात के खिलाफ रहे हैं, और इस बात पर भी हम स्टिल अभी तक कायम है कि अफगान हुकूमत जो है उसको तब तस्लीम करना चाहिए पाकिस्तान को कि वो खवातीन को भी बराबरी के हकूक दें, और इसके साथ साथ इस बात की भी यकीन दहानी दिलवाएं कि उनकी सरजमीन जो है वो किसी भी दहशतगर्द के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? जी देखें, अमेरिका तो हमेशा ही उनका रवैया ये रहा है जी कि वो फैसले खुद करते हैं और बाद में दूसरे हर मुल्क से वो तवक्को रखते हैं जी कि उनकी वो टाइम भी करें, हमायत भी करें, चाहे वो फैसले गलत हों या ठीक हो, वो अलग बात है। तो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अदवार में उनको मुख्तलिफ किस्म के मसले पाकिस्तान देता रहा है जी और हर मसले को उन्होंने ठुकराया जी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने दोहा में जो मुज़ाकराती अमल है जी उसकी बेपनाह कोशिश की और तालिबान को कायल किया कि आप कतर में दफ्तर भी खोलें और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकराती अमल भी शुरू करें। तो ये पाकिस्तान की ही कोशिश थी कि उन्होंने तालिबान को कायल किया और अमेरिका ने बिल आखिर वहाँ एक मुआहदा उनके साथ किया डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर उस मुआहदे पे वो कारबंद नहीं रहे क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन आ गए तो उन्होंने
टाइम को बढ़ा दिया विड्रॉल का, और फिर कुछ और शराइत थी। तालिबान ने तो पूरी पासदारी की उन सब शिकों की जो माहदे में मौजूद है। जी बिल्कुल। मगर अमेरिकन गवर्नमेंट ने, जो कि एक ब्लैक लिस्ट बनी हुई थी कि ये लोग दहशत गर्द हैं या इनके लिए इल्जामात हैं, तो इनको हम ब्लैक लिस्ट में, टेररिस्ट की ब्लैक लिस्ट में डालेंगे जी। तो ये भी माहदे का हिस्सा था कि वो ब्लैक लिस्ट जब से वो खत्म हुआ, वो भी नहीं की उन्होंने। तो उन्होंने इस माहदे के बहुत से पहलू जब से हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया। सही। अब उसका जिम्मेदार अफगान गवर्नमेंट को ठहराते हैं, कभी पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, बिल्कुल। मगर इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो वो चाह रहे हैं करना, वो अफगानिस्तान की इकोनॉमी को इतना खराब करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं मेल्ट डाउन हो जाए अफगानिस्तान और फिर यहाँ खाना जंगी दोबारा शुरू हो। उनकी असल जो ख्वाहिश यही है, और यही वजह है कि वो बार-बार ये बात कह रहे हैं जी। इसीलिए मुझे लगता है सरदार साहब कि वो बारहा दफा इस बात को रिपीट कर चुके हुए हैं कि वहां पर दहशतगर्दों का गिरोह भी मौजूद है और वहां पर उनकी सरजमीन को दहशतगर्द इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कि शायद अमेरिका अभी भी इस बात को अपने दिमाग में रख के बैठा हुआ है कि वो कभी भी किसी भी तरह से अफगानिस्तान में वापसी कर सकता है या कोई नई जंग मुसल्लत करने का सोच रहा हो। वापसी वगैरह का तो उनका इरादा नहीं है। वो 2-3 काम करना चाहते हैं कि एक तो वहाँ खाना जंगी हो और सारे शहरों में बगावत हो, क्योंकि तनख्वाहें अभी तक नहीं मिली, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि 9.2 अरब डॉलर अफगानिस्तान के अमेरिका ने रोक दी, और रोके भी इसीलिए हैं कि उनकी इकोनॉमी मेल्ट डाउन हो जाए और वहाँ शहरों में और जगह जगह इंतशार हो और खाना जंगी हो, और फिर वो बमबारी करें। वो बमबारी की तैयारी कर रहे हैं, या ड्रोन अटैक्स के जरिए या मिसाइल से जरिए। सरदार साहब, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे बॉम्ब अटैक भी किए जा सकते हैं या इस तरह की उनकी प्लानिंग है, तो पाशा साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अफगानिस्तान की हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि वो अमेरिका खुद वापसी तो नहीं करेगा, लेकिन खाना जंगी जो है वो किसी तरह से भी हो सकती है कि कोई भी ग्रोह जो है वो दूसरे ग्रोह के खिलाफ खड़ा हो सकता है। जैसे वादी पंजशीर के मामले को देख लेते हैं, मसूद शाह के किरदार को देख लेते हैं कि एक तरफ पर हमने देखा कि वादी पंजशीर के मामले में अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से ये रवैया इख्तियार किया जा रहा था कि किसी भी तरह से असलहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन इस सिचुएशन पर उन्होंने अच्छी तरह से काबू पाने की कोशिश की और वो स्टिल अभी तक इस बात पे कायम है कि हम शुमाली इलाका जात के कबाइल के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, बात करने के लिए अभी तक तैयार हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं सरदार साहब की इस बात से मुत्फिक हूँ कि अमेरिका जो है उसने अभी तक अफगानिस्तान को छोड़ा नहीं है जी। आप अमेरिका की तारीख को उठा के देख लीजिए कि शुमाली और जनूबी वियतनाम में उसकी मुदाखलत हो, शुमाली और जनूबी कोरिया में उसकी मुदाखलत हो, इराक में मुदाखलत हो, शाम में मुदाखलत हो, और अब अफ़गानिस्तान में उसने हर जगह से शिकस्त खाने के बावजूद उस जगह को अपने मुफादात से अलग नहीं किया है जी। और अब आप देखिए कि सबसे पहली जो बाकायदा और बाज़ाब्ता हुकूमत ने, जिस हुकूमत ने अफ़गानिस्तान में रब्ता किया है वो कतर की हुकूमत है जी। कतर का सरकारी डेलीगेशन जो है वो काबुल में गया है और उसने तालिबान की हुकूमत से सिलसिला जनबानी जो है शुरू किया है। सर हमारे आईएसआई के हेड भी गए। नहीं, वो सरकारी नहीं है, वो तो एक फौजी मामला में थे, लेकिन सरकारी तौर पे जो वफद गया है वो कतर का है हुकूमत की तरफ से। ये जो हमारे आईएसआई के चीफ गए हैं ये तो और वाले से वहां पर बातचीत और वो सारी चीजें मामला देखने के लिए गए थे। कतर कौन है? कतर अमेरिका की प्रॉक्सी है। अमेरिका अफगानिस्तान को उस तरह छोड़ नहीं गया जिस तरह हम समझ रहे हैं, और तालिबान ने जिस अच्छे अंदाज में अफगानिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत को कायम किया है बगैर खून रेजी के, जिस तरह उन्होंने लोगों को वहाँ से जो जाने वाले थे उनको जाने का मौका दिया है, और जिस तरह जिस दानिशमंदी के साथ एक भी गोली चलाए बगैर उन्होंने 90% अफगानिस्तान पे जिस तरह अपना कब्जा मुस्तहकम किया, ये मॉडर्न वर्ल्ड की तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा अजूबा है जी। और उससे पहले जब तालिबान ने 1996 के अंदर अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो वो शुमाली
अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर सके थे, बिल्कुल वादी पंजशीर का इलाका जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं आया था। लेकिन इस दफा उन्होंने उस इलाके पर भी कब्जा करके अपनी जो ताकत है, अपना जो इस्तेहकाम है, उसको पूरी दुनिया पे साबित कर दिया है। और ये बात अमेरिका ठंडे पेटों बर्दाश्त हरगज नहीं करेगा। देखिए पूरी दुनिया हैरान भी है, जैसा कि हमारे दोस्त ने कहा, हमारे कुलीग ने कहा, दुनिया हैरान भी है। 4 अरब दुनिया 4 करोड़ अवाम के लिए परेशान भी नजर आ रही है। और जिस अंदाज में तालिबान ने पावर को कंसोलिडेट किया है, ये भी पूरी दुनिया के लिए हैरान कौन बात है। और इसलिए अमेरिका जो है वो यहाँ पर ठंडे पेटों इस पूरी बेहतर सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैं और एक तरफ पे अक़वाम मुत्तहिदा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस के तहत $1 अरब की जो है इमदाद इकट्ठी करने की भी बात की जा रही है। वो जरूरी है क्योंकि जाहिर है तनख्वाहें देनी है अमले को, और जो खुराक का मामला है, सर्दियां अब आ रही हैं, वहां पर एनर्जी के जराए की जो जरूरत है, ये सारी चीजें। और अमेरिका ने जो लेजिटिमेट यानी रिजर्व थे अफगान गवर्नमेंट के 9.2 अरब के, वो रोकना भी यही जाहिर करता है कि अमेरिका यहाँ पर गड़बड़ करना चाहता है, अपराइजिंग चाहता है। जो अमन व अमान कायम तालिबान ने कर दिया है, उसको चाहता है कि वो वहां पर, और दाइश का बार बार जिक्र करना जो है, ये भी यानी देखें जो तो लोगों को ये पिक्चर समझ में नहीं आ रही। मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता ये बातें जो हैं ये समझ में आना शुरू हो गई हैं कि अमेरिका अपनी शिकस्त का जो दाग है, बोझ जो है, वो पहले पाकिस्तान पर डाल रहा है, अब वो दाइश का जिक्र करके उनको उभार के और वहां पर खाना जंगी की जो सूरत हाल पैदा करना चाहता है। तालिबान मेरा ख्याल है कि उसको समझ भी रहे हैं और उसको काबू में रखने की सलाहियत भी रखते हैं। बड़ाई साहब, आपस की जो लड़ाइयाँ हैं अफगान तालिबान हुकूमत के माबैन, जैसे वादी पंजशीर के मामले को देख लें, या इस वक्त जो अबूरी नायब वजीर आजम है मुल्ला अब्दुल गनी, उनके भाई के कत्ल के हवाले से एक फेक न्यूज़ सामने आ जाती है और कहा जाता है कि जी वो एक इंटरनेशनल मीडिया पे कोट किया जा रहा था कि उनके भाई जो उनका सदारती महल के अंदर कत्ल कर दिया गया है। इस वक्त की जो आपसी उनकी लड़ाइयाँ हैं, इनको आप किस तरह से देखते हो और आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से अगर किसी भी किस्म की कोई लूज बॉल अगर कर दी गई तो उसका कितना बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा? फ़ायदा में ये देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान कोई मुनज़्ज़म स्टेट नहीं है, दूसरे मुल्कों की तरह उसका वर्किंग और थिंकिंग नहीं है। कोई कबायली इलाके के लोग हैं, कबायली स्टाइल में रहते हैं, रवायात पे यकीन रखते हैं, अपने उनके असूल व ज़वाबित हैं। अब पूरी दुनिया परेशान है कि अफगानिस्तान उनके हुक्म के मुताबिक चले या उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चले। आपने सही कहा कि वहाँ जो मजाज है कबायलियों का, वो आपस में लड़ते रहेंगे, उनकी तारीख है। वो बाहर से कोई नहीं बंदा आएगा तो आपस में लड़ पड़ेगा, उन्हें लड़ते उतरना, लड़ना खेलना उनका जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। अब पूरी दुनिया ये सोच रही है कि अफगानिस्तान ने अपने वज़रा में खातून क्यों नहीं शामिल की, दुनिया परेशान बैठी हुई है, उन्होंने खिलाड़ी को बैन क्यों लगा दिया है। और बड़ाई साहब ये वो लोग बात कर रहे हैं कि जिन्होंने खुद औरत को बड़े एक लंबे टाइम बाद जाके तस्लीम किया। भाई आपने अपने मुल्क में औरतों को जो हकूक दिए, जिस तरह आप उनको आज़ादी हैरी क्लिंटन जो है वो सदर नहीं बन सकी, आप इतनी औरत को तो वो खुद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग 20 साल की तकलीफें जीकर और यहाँ तक पहुँचे हैं, आप उनको मतलब इतना मॉनिटर कर रहे हैं कि आपने अभी तो उनकी इब्तदाई के अबूरी सी काबीना है थोड़ी सी, तो उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम जी इन्होंने खातून को शामिल नहीं किया, ये खेलने नहीं दे रहे और ये इन्होंने बुरका पहना दिया है, ये क्लासें अलग कर दिए। उनको अपने अभी पाँव तो जमाने दें, उन्हें अपनी जो पॉलिसी है, ज़ाहिर है उनके ज़हन में भी कोई चीज़ें हैं। जब वो 20 साल लड़ते रहे हैं तो उनके वो कोई सिर्फ अफगानिस्तान की ज़मीन के नहीं लड़े, उनके ज़हन में भी कोई नज़रिया था, कोई इक़्तिदार था, कोई सोच थी कि हमने अपने मुल्क में ये नाफिज करनी है। तो ज़ाहिर है अगर वो अब आए हैं तो अमेरिका की मर्जी का तो कानून या सिस्टम तो नहीं लाएंगे, ना यूरोप की मर्जी का, ना पाकिस्तान की मर्जी का, मुताबिक कानून को नाफिज जो भी उनके जहन में कोई चीज़ है शरीयत के वाले की, वो तो उन्होंने कह दिया है। पहले दिन ही उन्होंने कह दिया था कि दुनिया सुन ले, हमसे राजी हो या नाराज, हम अपना इस मुल्क में शरीयत का कानून लाएंगे। इस्लामी जमहूरिया ईरान में कानून मौजूद है इस्लाम के हवाले से, शरीयत के हवाले से, सऊदी अरब को देख लें। मुताबिक फ़ायदा दुनिया को इतना परेशान होने की जरूरत है। दूसरा आपने दाइश के हवाले से बड़ा अहम नुकता उठाया था कि देखें कल जो प्रेस स्टार्ट किया शाह कुरैशी साहब ने, उन्होंने बड़ा वाज़ेह बताया है कि दाइश जो है वो इंडिया दाइश को कंट्रोल कर रहा है। इंडिया में भी 5 कैंप हैं जिनके बारे में बड़े वाज़ेह सबूत दिए शाह कुरैशी ने। तो अमेरिका जो है जो दाइश के खिलाफ है और समझता है कि दाइश जो है वो दहशत गर्दी कर रही है, तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, बड़ाई साहब इंडिया को भी देखना चाहिए। तो उसको इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए कि जो मुल्क
उसके साथ तो दोस्ती है जो दाइश की सरपरस्ती कर रहा है, जिसके हवाले से नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए गए, जिसने अफगानिस्तान में कैंप बनाया, जिसने इंडिया में दाइश को ट्रेनिंग दी, उस हवाले से अमेरिका जो उन पर बड़ा मेहरबान है। और दूसरी तरफ वो कह रहा है जी दाइश दाइश कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी अभी तक दोगली पॉलिसी है सारे अमेरिका की सोच भी इसी तरह की है। अब हालांकि वो पसपाई के आखिरी किनारे पे खड़ा है, लेकिन आपकी बात सही है कि वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन अपनी इन्वॉल्वमेंट वो लाजमी शो करेगा, शो करेगा, लेकिन अब वो उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी नहीं। अब तालिबान उससे आज़ाद हो चुके हैं। और अगर हम इंडिया की पॉलिसीज के हवाले से बात करते हैं तो ये पिक्चर सबके सामने आ चुकी है कि 66 ऑफिस जो हैं वो रॉ के अफगानिस्तान में मौजूद है। सरदार साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, आप किस तरह से देखते हैं कि अफगान तालिबान हुकूमत की अब तक की जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसी हैं, और इन पॉलिसी से आप क्या समझते हैं कि उनका बका कितना मुमकिन है? और जिस तरह से अमेरिका अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करने की कोशिश कर रहा है, जैसे आपने अपने गुफ्तगू के इख्तिताम पे भी कहा था कि वो किसी भी तरह से हो सकता है, वहाँ पर तखरीबकारी करवाई जा सकती है, वहाँ पर फिरका वाराना जंग करवाई जा सकती है, वहाँ पर दो शुमाली जो हैं वो कबायली जो ग्रोह हैं उनको आमने सामने लाके खड़ा किया जा सकता है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान की इस वक्त जो करंट मौजूदा सिचुएशन है और उसकी जो हुकूमत है उसकी पॉलिसीज कैसी हैं? देखिए, एक बात तो हमें याद रखनी चाहिए कि ये पिछली एक सदी में जी ये पहली बार एक ऐसी हुकूमत आई है काबुल में जिसका 100% अफगानिस्तान पे कंट्रोल है और 100% उनकी रिट है, और उनकी अथॉरिटी 100% अफगानिस्तान पे है। ये पिछली 1.5 सदी में आज तक नहीं हुआ। ना अमीर दोस्त मोहम्मद ये कर सके, ना अमीर अमानुल्लाह ये कर सके, ना जाहिर शाह ये कर सके। जी। ये पहली बार ये तालिबान ने किया है, तो उनकी इससे एक कैपेसिटी नजर आती है। और इस बार उन्होंने ये भी हमें याद रखना चाहिए कि तालिबान तहरीक में तकरीबन 15% गैर पख्तून लोग भी मौजूद हैं। उनके साथ ताजिक भी मौजूद हैं, एक ताजिक को उन्होंने वजीर भी बनाया है जी। उनके साथ हजाराजात भी मौजूद हैं, उनके साथ तुर्क कौमियत के लोग भी मौजूद हैं जी। तो इस कैबिनेट में उन्होंने कुछ लोगों को रखा भी है। दूसरी चीज हमें याद रखनी चाहिए कि ये हुकूमत अपने आप को एक अबूरी हुकूमत कहती है, ट्रांजिशन गवर्नमेंट है ये। तो इसका मतलब हमें ये समझ आती है बायसीत एक सियासतदान के कि उनके जो मुज़ाकरात होते रहे शुमाली जिहाद के साबका शुमाली जिहाद के कायदीन के साथ जी। वो गैर हतमी रहे और उनमें कोई नतीजा ना निकल सका। इसलिए उन्होंने अबूरी हुकूमत बना के दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला वो बहाल किया, शुरू कर चुके होंगे या करेंगे। तो अभी ये कोई अखीला दिस इज नॉट द लास्ट वर्ड। और जहाँ तक एक बात में आपके मेहमान ने कोई की थी अमेरिका के बारे में, मैं ये एक बात आपसे आज पहली बार ही अर्ज करने लगा हूँ कि अगर अमेरिका को महसूस हुआ कि हम दाइश को इस्तेमाल करके हमें को फायदा हो सकता है, तो अमेरिका एक सेकंड भी नहीं इंतजार करेगा, वो दाइश को भी इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। तो ये सब खतरात हैं अमेरिका की तरफ से, मगर मुझे इस बात पे खासा यकीन है कि तालिबान की अथॉरिटी पूरी तरह नाफज हो चुकी है अफगानिस्तान में, और वो गवर्नमेंट जैसे भी बनाए किसी को कोई हक नहीं किसी दूसरे मुल्क को ना कि वो उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करे चार्टर के मुताबिक, ना किसी और चार्टर के मुताबिक किसी मुल्क को। इनसे अमेरिका से पूछे कोई, जब इन्होंने काबुल पे कब्जा किया था जी। तो क्या इन्होंने इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई थी? इन्होंने तो तालिबान को बाहर रख के गवर्नमेंट बनाई थी जी। जब इन्होंने इराक पे कब्जा किया तो क्या इन्होंने सद्दाम हुसैन की जो पार्टी थी उनके अरकान को कमीना में शामिल किया? इसी तरह से शाम पे हमला किया? कहीं भी नहीं इन्होंने ऐसा किया। और ये शराइत सिर्फ अफगानिस्तान पे वो मुसल्लत करना चाहते हैं ताकि एक बहाना मिल जाए कि इनका एड बंद कर दिया जाए और इनको तंग किया जाए, इल्जामात लगा के इनके बमबारी और ड्रोन और मिसाइल मारी जाए, सरदार साहब खाना जंगी दोबारा शुरू हो।
सरदार साहब, आप खुद भी पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा रहे हैं और जिस तरह से भी आपने बात की है अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन को लेकर, और आपने बताया कि इस वक्त अमेरिका जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट भी शो करना चाहता है। अपोजिशन का बारहा दफ़ा ये कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका जो रवैया है ये मजीद पाकिस्तान को दीवार के साथ लगा सकता है। जैसे कि अपोजिशन का ये भी कहना है कि कश्मीर के मामले को जब उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की तो कश्मीर में एक मुसलसल एक लंबे अरसे तक का लॉकडाउन जो है वो लग गया हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसीज़ हैं और जिस तरह से हम लोग अपने किरदार को अदा कर रहे हैं, ये हमारा किरदार किस तरह से है अफगानिस्तान को लेकर, और एक तरफ अमरीका बारहा दफ़ा फिर हमारा नाम जो है वो लेना शुरू हो चुका हुआ है? अब देखें जी, उनमें तो एक सियासी जो जमात होती है वो अपोजिशन करनी होती है, हर चीज की तनकीद करनी होती है, तो उसको हमें इजाजत देनी चाहिए, वो करते रहें जो कहते रहें जो कहना है। और हकीकत ये है कि आज पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जी आपका मगरबी जो बॉर्डर है, सरहदें हैं, पहली बार यहाँ अमन के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं और हमारी परेशानी पाकिस्तान की बहुत कम होगी। अजीब बात यह है कि जब भी पाकिस्तान की परेशानियां कम होती हैं तो हमारे दोस्त जो नून लीग वाले हैं खास तौर पे, वो एकदम बड़ी तनकीद शुरू कर देते हैं। मगर उनसे हम ये सुनने के मुंतज़िर हैं कि वो कोई हिंदुस्तान के बारे में बात करें, तो बयान उनके बारे में भी दें। मोहतरमा मरियम से या नवाज शरीफ साहब से हमने कोई हिंदुस्तान के बारे में तनकीद नहीं सुनी जो कश्मीर में कर रहे हैं। मोहतरमा मरियम साहिबा ने तो सैयद अली गिलानी साहब की वफात पर ताज़ियत भी नहीं की सरदार साहब। जी, क्योंकि वो हिंदुस्तान नाराज होता है, उसकी जमीन नाराज होती है, तो वो कहते रहे जो कहते हैं जी। मगर हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान आज कुछ ज्यादा महसूस कर रहा है, उसकी मगरबी सरहदें महफूज हैं। अब पहले 2 सरहदों पे हमें हर वक्त अपना दफा करना पड़ता था जी। अब दफा तो जरूर करेंगे, मगर परेशानी जब जो हमें अब सिर्फ मशरक की है, मगरब में नहीं है। सरदार साहब ने जैसे कहा कि हमें परेशानी अब सिर्फ और सिर्फ मशरक की है, और पाशा साहब अगर मशरक की बात करते हैं तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से पाकिस्तान में रही है थ्रू अफगानिस्तान, माजी में जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करता रहा है, और स्टिल अभी तक शेख रशीद साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर फिर दोबारा से दुश्मन जो है वो फ़िरका वारियत की जंग को हवा दे रहा है। और अभी अगर हम देखें तो हमारी बहुत सारी सोशल वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जिनके ऊपर पाशा साहब इस वक्त फ़िरका वारियत की जो जंग है वो ज़ोर शोर से जारी है। इन तमाम सिचुएशन पर हम किस तरह से कंट्रोल पाएंगे, और आप क्या नहीं समझते हैं कि इस वक्त उलमाए दीन का किरदार क्या होना चाहिए? क्या इस वक्त स्टेट को उनके ऊपर कोई एक कानून लागू नहीं कर देना चाहिए कि जो हर वक्त सोशल मीडिया पे भी बारहा दफ़ा के बयान दे रहे होते हैं, और बिलखुसूस हमारे जुम्मे के जो खुतबे हैं वो इस्लामी खुतबों से हटकर वो पॉलिटिकल खुतबे ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं? ये सरदार साहब ने बहुत खूबसूरत बातें कही हैं, बड़ी विजडम की बातें कही हैं। देखें, हमारे जो 2 दुश्मन थे जी, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश जी। अफगानिस्तान में ये हिंदुस्तान, अफगान गवर्नमेंट और अमेरिका की सरपरस्ती में पाकिस्तान को ये खून में नहलाते रहे। अब एक चीज़ तो हो गई है कि अफगानिस्तान की सरजमीन, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है, वहाँ से हमें कोई गर्म हवा जो है वो नहीं आएगी, ये तो एक बात तय है। TTP जो है अब हमारे लिए उस अंदाज में खतरनाक साबित नहीं हो सकती जैसे कि वो पहले थी। इस बात की तो यकीन दहानी उन्होंने करवा दी है, और दी। तालिबान केपेबल हैं कि वो अपनी रिट को, अपनी अथॉरिटी को TTP पर नाफिज कर सकते हैं। जी। दूसरी बात, ये जो दाइश है, दाइश को अफगानिस्तान में कौन लाया? अमेरिका लाया। दाइश जब 2014-15 के अंदर इसने मौजूदा दाइश की शक्ल इख्तियार की अबू बकर अल बगदादी की क़यादत में, जी बिल्कुल, तो ये जो एक फिरका वाराना जमात की इसने शक्ल इख्तियार की, तो उस वक़्त इसको किसने सरपरस्ती फराहम की? अमेरिका ने। और इस बात का इकरार जो है वो हिलरी क्लिंटन भी कर चुकी हैं अपनी इंतखाबी मुहिम के में उन्होंने किया कि हमने ये बहुत बड़ी गलती की। तो दाइश को अफरीत, एक द्यो, एक जिन किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। अफगानिस्तान में दाइश को कौन लाया? अमेरिका लेकर आया। अब इंडिया के अंदर दाइश की जो सरपरस्ती हो रही है, ये किसके कहने पर हो रही है? अमेरिका के कहने पर।
ताकि उसको एक स्ट्रेटजिक एसेट के तौर पर वो खित्ते में अपने मुफादात के हसूल के लिए इस्तेमाल कर सके। इंडिया के लिए वो फायदेमंद है दाइश, क्यों कि वो पाकिस्तान को फिरका वाराना माहौल के अंदर ढाल के तो पाकिस्तान को कमजोर करने की पॉलिसी पर गामजन है। ऐसी ही कुछ उम्मीदें जो हैं फिरका वाराना जंग के हवाले से अफगानिस्तान से भी मुहर्रम उल हराम में लगाई जा रही थी कि वहां पे बहुत बड़े लेवल के ऊपर खून खराबा हो सकता है। पाशा साहब, हाइब्रिड वॉर जिसका जिक्र हमारे सिपा सलार भी कई दफ़ा कर चुके हैं, DGISPR भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान को 5th जनरेशन वॉर का सामना है, हाइब्रिड वॉर का सामना है, और हिंदुस्तान एक साइजेबल पैसा जो है, अफरादी कुव्वत जो है, वो इस जंग पर खर्च कर रहा है और उसके असरात हमें सोशल मीडिया पर भी नजर आते हैं। और दाइश जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और इंडिया उसको कभी भी लूज नहीं होने देगा, उसको कमजोर नहीं होने देगा। लेकिन अब सवाल यह है कि हम इसका मुकाबला किस तरह करेंगे। उसमें सिर्फ हमारी ISPR ही काफी नहीं है कि वो उसका मुकाबला करे। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से वो अवाम के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करे, उलमा इकराम को भी इस मामले में शामिल करे, 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर के खिलाफ कौम को खड़ा करे और ताकि उसका हम मुकाबला कर सकें। और दाइश के मुतालिक बताया जाए कि वो फिरका वाराना अंदाज के अंदर हमारी जो कौमी यकजहती है उसको कमजोर करने के लिए इस्तेमाल होती रही है, हो रही है और होती रहेगी। इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए ना सिर्फ उलमा को बल्कि पाकिस्तान के अवाम को भी उस सिलसिले में आगे ही पैदा करनी चाहिए। बड़ाई साहब, हम ये देखते हैं कि जब वादी पंजशीर का मामला आता है तो हमारे पड़ोसी मुल्क जो भारत है उसका मीडिया भी दूर हमें कहीं नजर आता नहीं है। एक वीडियो गेम का क्लिप उठाया जाता है और उसके जरिए बताया जाता है कि देखें किस तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वहां पर जाके बमबारी जो है वो कर रही है, उनके पायलट्स जो है वो वहां जाके अपना किस तरह से किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि बाद में पता चल जाता है कि वो तो एक वीडियो गेम का क्लिप उठाया हुआ था। फिर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस की तरफ से बनाया जाने वाला एक वीडियो क्लिप था कि जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी अदाकार उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को खराज तहसीन पेश किया गया था और उन्हीं की पिक्चर्स सारा दिन इंडियन मीडिया पे दिखाई जाती रही कि ये हैं वो पाकिस्तान के सिपाही या ये हैं वो पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स जो वहां जाके बमबारी कर रहे हैं। इस तमाम सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में फिरका वाराना जंग को हवा दी जा रही है और जिस तरह से सोशल साइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? आपने खूबी है कि आप सवाल इतना लंबा करते थे कि जवाब कुछ नहीं आ जाता है। इंडिया बेचारा तो आप देखती हैं, ये आप मेरी तारीफ कर रहे थे कि आप तंज कर रहे थे? क्योंकि उसमें से जवाब तलाश करना पड़ता है क्योंकि आपका जवाब इसी सवाल में होता है। ठीक है, तो उसको बेचारे को रोने दो, वो रो रहा है। और इंडिया का मीडिया तो आप जानती हैं जितना झूठ बोल रहा है, जितनी फेक चीज़ें बयान कर रहा है। और मैं समझता हूँ कोई पाकिस्तान में कानून बन रहा है साथ में, बोले इंडिया वालों को बनाना चाहिए किस तरह का कानून, जितने वो झूठ बोलते हैं, अपनी गवर्नमेंट का भी सत्यानाश करते हैं दुनिया में, अपने ही मुल्क को। और होता ही है कि झूठ पकड़ा भी जाता है और अपने ही मुल्क को बदनाम करते हैं। एक्चुअली मैं जो सम अप करना चाहता हूँ आज का जो प्रोग्राम है, जिस बहस को सारी कुछ आपने किया है, उसमें जो अच्छी एक बात की है उन्होंने अपने साबिक हाजिर साहब ने कि जो अमेरिका है उसकी पॉलिसी को समझना बड़ा ज़रूरी है। आप बड़ी आसानी से अमेरिका को ना अपना दोस्त कह सकते हैं ना दुश्मन कह सकते हैं। जी बिल्कुल। अमेरिका का थिंक टैंक जो है ना, आप उसको ज़्यादा हमारा दुश्मन है लेकिन वो बड़ा मजबूत है और वो बहुत प्लानिंग करते हैं। वो शिकस्त में से भी बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं और जब वो जीतने पे आते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की उन्होंने कि देखें आज हम कह रहे हैं ना, कभी मैंने जो बात की थी कि दाइश की सपोर्ट इंडिया कर रहा है और अमेरिका को पता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका इतना क्रूअल दुश्मन है कि अगर उसको ज़रूरत पड़ी कि आज वो कह रहा है अफगानिस्तान से, तालिबान से कह रहा है कि दाइश और दूसरी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका कला कमा करो, वो हमारे खिलाफ ना आए। और ये बिल्कुल मैं आपको बात गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका को ज़रूरत पड़ी तालिबान के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो अमेरिका उसी दाइश को भी सपोर्ट करेगा और वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको भी सरपरस्ती देगा, क्योंकि वो अपने मुफाद के लिए जहाँ बंदा जिस वक्त और जिस तरह को और जैसा मिलता है
वो उसको यूज़ कर जाता है। जी। तो इसलिए ये बिल्कुल ना आप समझें कि अमेरिका इस वक्त अगर दाइश की मुखालफत कर रहा है तो वो अभी इंडिया को भी जो डांटना शुरू करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वो दाइश के लिए भी एक खाना खाली रखा हुआ, जहाँ ज़रूरत पड़ी उसको वो दाइश लाज़मी और दूसरी दहशतगर्दों को तंजीमों को भी इस्तेमाल करेगा। इसलिए बड़ी सोच समझ के बाद सारी चीज़ों को और अफगानिस्तान के नक्शे को और अफगानिस्तान के जो इस वक्त मामला हैं, हुकूमत पाकिस्तान को आपने 2-3 दफ़ा सवाल किया है कि हुकूमत पाकिस्तान क्या सोच रही है, क्या करना चाहिए। पाकिस्तान को बड़ी समझदारी से और बड़े सुलझाव के साथ हमारे जो फॉरेन पॉलिसी वाले हैं और जो हमारी हुकूमत सारी चीज़ों को देख रही है, हमारी ISI हमारी अस्करी क़यादत जो इस मामलात को देख रही है, ये बहुत तेज़ी के फैसले नहीं है। जिस तरह अफगानिस्तान को तस्लीम करने का मसला है पूरी दुनिया देख रहा है, और जिस तरह अमेरिका भी कह रहा है, इन्हें किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए तालिबान से भी बहुत सारी तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, उनका भी एक अपना माइंड सेट है, वो उनका भी एक दायरा कार उसमें सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की और थिंक टैंक की जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बनाता है, उनको बहुत सोच समझ कर बड़ी नाजुक सूरत हाल से देखें। इस वक्त चाइना, रशिया, अमेरिका, हर मुल्क, पाशा साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, हर मुल्क अपने अपने कोने में बैठकर नज़ारा कर रहा है। और मेरी बात सुने, जैसे आपने कहा बड़ाई साहब, हमें अपने कौमी मफाद को तरजीह देनी पड़ेगी। जी, और एक और मैं बात हमारी बिल्कुल सही कह रही हैं कि सारे मुल्क, इवन रशिया, ताजिकिस्तान, ईरान, जितने भी मुल्क हैं, इवन जो चाइना है, हर मुल्क अगर अपनी खिड़की में बैठकर अफगानिस्तान की सूरत हाल देख रहा है तो वाच क्या कर रहा है, अपना मुफाद, कि मेरे मुफाद को क्या फ़ायदा होगा, मेरे मुफाद को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। और अमेरिका, सही बात है, चला नहीं गया। अमेरिका के बहुत सारे रूट्स हैं, अमेरिका के बंदे भी वहाँ पे मौजूद होंगे और अमेरिका के बंदे तालिबान में भी मौजूद होंगे। ठीक हो गया, आपका पॉइंट मेरे पास आ चुका है। सबसे लास्ट में मैं सरदार साहब से पूछना चाहूँगी कि सरदार साहब, एक तरफ तो हमने ये देखा कि खुद अमरीकी जो वजीर खारजा हैं साबिक, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम कर लिया कि देख लीजिए कि हम लोगों ने किस तरह से दुनिया में दहशत गर्दी करवाई है। खुद हैरी क्लिंटन अपनी इस बात की तस्दीक करती हुए अपनी इंतखाबी मुहिम में नजर आती हैं। ये वो लोग हैं जो आज कहते हैं कि अफगानिस्तान में खवातीन को बराबरी के हकूक दिए जाएं, लेकिन अपने ही मुल्क में वो खवातीन को बराबरी के हकूक देने के लिए भी तैयार नजर नहीं आते हैं। इस तरह की जो घिनौनी साजिशें अमेरिका की जानिब से की जाती रही हैं या की जा रही हैं, क्या आप समझते नहीं है कि अब दुनिया जो है वो इन तमाम चीज़ों को देख चुकी है और रियलाइज कर चुकी है, अब मजीद इनका जो मंजन है वो नहीं बिकेगा? जी देखें, अब दुनिया तो 2-3 कैंप्स में बंट गई है। अब जो वेस्टर्न दुनिया है और नेटो है और जो उसका लीडर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उनको एक बहुत बड़ा धचका लगा है जी। ये वियतनाम जंग के बाद ये सबसे बड़ा धचका अमेरिकन पॉलिसी को लगा। $3 ट्रिलियन का नुकसान हो गया उनका। एक मिनट इजाजत देने, मैं एक बात जरूरी करना चाहता हूँ। हमें खामखा अमेरिका के बारे में इतना परेशान नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है और अमेरिका की पॉलिसी सिर्फ अफगानिस्तान में फेल ही नहीं हुई, वो कोरिया में फेल हुई, वियतनाम में, लेओस में, कंबोडिया में, इराक में, लीबिया में, यमन में, वो तो हर जगह पे उनकी एक पिछली सदी में बेपनाह फेलियर्स हैं उनकी पॉलिसी में। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका का रोल जो है इतना अब खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ अब जो प्लेयर्स नए आएंगे वो रशिया होगा, चाइना होगा और पाकिस्तान और साथ के जो मुल्क हैं ईरान और तुर्की, इन मुल्कों का यहाँ रोल तो उठना है और बढ़ना है। और इस इलाके का मुस्तकबिल अब सीपैक के साथ वाबस्ता है। जी बिल्कुल, सीपैक में अब अफगानिस्तान में भी जाना है और अफगानिस्तान में चाइना को बहुत बड़े मिनरल कंसेशन मिलेंगे और जब वो चाइना की कमिटमेंट पूरी तरह अफगानिस्तान के साथ हो जाएगी जैसे कि पाकिस्तान के साथ है जी, तो फिर इस खत्ते की सियासत, इस खत्ते की जो पॉलिटिकल जो मुस्तकबिल है वो बड़ा एक मुझे रोशन नजर आता है। तो अमेरिका के खतरात मौजूद हैं और हमें खामखा उनसे खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी पॉलिसीज को ठीक रखें, चौकन्ना रहें और इंशाल्लाह इत्मीनान के साथ मुल्क को आगे लेके चलें। बिल्कुल, और अल्लाह हमारे साथ है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सरदार साहब, जो अफगान महाजरीन की आबादकारी के हवाले से बात की जा रही है, तो पाकिस्तान को इसमें भी काफी सोच समझ के चलना होगा। नहीं देखें, पाकिस्तान ने तो कह दिया
ईरान ने भी कह दिया, पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है मजीद रखने की। आप लोगों ने हमें पहले वादे किए और जब वो 3.25 मिलियन अफगानी यहाँ मौजूद थे, कुछ साल आपने मदद की, फिर आपने मदद करनी बंद कर दी। अब आप कह रहे हैं जी हम और ले लें, आपकी मदद करेंगे। तो हमारा जवाब ये है और होना चाहिए कि जी आपकी पॉलिसी क्रेडिबल नहीं है और हम पहले ही ये बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। हम पे और बोझ ना डाला जाए, ना हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। ये आपका पैदा किया हुआ मसला है, हमारा नहीं। सही। आपने यहाँ जंग की है, हमने जंग नहीं की है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब वक्त देने के लिए। मेरे मौजूद पैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है, लेकिन जाने से पहले एक बात लाजमी कहना चाहूँगी। हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और हुक्म के मुताबिक हम सब ने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है और कोविड-19 की वैक्सीन हम सब ने लगवानी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़ान फ़ाइज़ा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।